हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक्चुअली इतने दिन से हम लोग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की वीडियो बना रहे थे लॉकडाउन में। तो बच्चों की रिकमेंडेशंस लगातार आ रही थी कि आज सर आप इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस बनाइए, तो मैं इस वजह से आज इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्टअप करता हूँ। कोई प्रॉब्लम रही हो या कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप उससे हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जो कि अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए होंगे। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप वहीं मुझसे शेयर करिएगा। मैं नोट्स और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं उसी के अंदर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स में दो सब्जेक्ट जो कि आप 11th क्लास से ही जानते हैं, दो बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला अकाउंटेंसी और दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी दोनों भैया हैं एक दूसरे के। ध्यान रखना इस चीज का, कोई ये मत कह दे कि अकाउंटेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए, तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर करके बता दूं, इकोनॉमिक्स केवल सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में वो नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैं फिलहाल जो स्टार्ट कर रहा हूं ये बैच, ये केवल और केवल सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए। वैसे तो जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया है तब से तो इकोनॉमिक्स अब यूपी बोर्ड में भी हो गई है एप्लीकेबल, लेकिन जो क्लास हम लोग ये कर रहे हैं वो केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए कर रहे हैं। ये अपने दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से रखना, कोई यूपी बोर्ड वाला बच्चा इस क्लास को ना देखे। ठीक है जी, चलिए। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बात आपके सिलेबस की बात करते हैं। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दूं, इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी के बराबर के टक्कर का सब्जेक्ट है। अगर इकोनॉमिक्स में ढील दे दी तो माय डियर एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। और इकोनॉमिक्स जो स्टार्टिंग में, जैसे आप 11th क्लास में नहीं पढ़ते, जो कि मुझे पता है 11th क्लास में कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़नी चाहिए आपको। लेकिन 12th क्लास में अगर आप नहीं पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो आपको नवंबर महीने में या दिसंबर के महीने में, जो नहीं पढ़ते उन्हें तब पता चलता है कि हमने क्या कर दिया अपने साथ। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो 12th इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। 12th इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स का जो एग्जाम है आपका, ये इस 100 मार्क्स के एग्जाम में आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। हम जो स्टडी करने वाले हैं वो इस 80 मार्क्स की करने वाले हैं। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आएगा और वही आपका प्रैक्टिकल लेने वाला है, आपसे फाइल वगैरह लेगा, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेगा, वो आपके क्लास टीचर आपको क्लास के अंदर बता देंगे। तो 80 मार्क्स के इस पेपर के अंदर आपकी दो बुक्स हैं। पहली बुक जो है उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो दूसरी बुक है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको कभी कभी इंडियन इकोनॉमी भी बोल देते हैं या इंडियन डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। मैं ज्यादातर इंडियन डेवलपमेंट ही बोलता हूं, लेकिन इसका पूरा नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपकी ये दो बुक्स हैं। सर ये कितने कितने मार्क्स के हैं? बेटा 80 नंबर का है ना पेपर आपका, तो 40 नंबर की लगभग लगभग ये बैठती है और लगभग लगभग 40 मार्क्स की ये बैठती है। इस हिसाब से आपका एक पूरा पेपर तैयार होता है 12th अकाउंटेंसी का। मैं बात कर रहा हूं सेशन 2020-21 की। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हालांकि पिछला सेशन जो हमारा 19-20 गया था उसमें भी यही पैटर्न था। इससे पहले हमारा पैटर्न बिल्कुल अलग था। 12th क्लास में यहां इंडियन डेवलपमेंट नहीं हुआ करती थी, बल्कि यहां पर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम की बुक हुआ करती थी। पहले जब मैं पढ़ता था तब मेरे टाइम पर भी मैक्रो और माइक्रो ही हुआ करती थी। 11th क्लास में आपका इंडियन डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इंडियन डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंडिया के बारे में, भाई इंडिया में अंग्रेजों ने राज किया था, आप सभी को पता है ये बात। सभी ने आपके 10th क्लास तक आपका एसएसटी थी, आपने सबने वहां पढ़ा है। अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया अपना इंडिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इंडिया। उसके बाद अपना इंडिया कैसे कैसे डेवलप हुआ,
अंग्रेजों ने कैसे कैसे बर्बाद किया हमारे तीनों सेक्टर्स को, उसके बाद कैसे कैसे अपना इंडिया डेवलप किया और आज की करंट सिचुएशन क्या है, ये इंडियन डेवलपमेंट में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या होता था कि 11th क्लास में, जैसे कि आप अभी 11th क्लास पास करके आए हो, आपको पता है आपने जब माइक्रो नहीं पढ़ी ठीक से तो क्या इंडियन कोई पढ़ता होगा? और मैं आपको बता दूं, इंडियन डिक्टो थ्योरी है, डिक्टो थ्योरी। अगर इसे कोई टीचर इंटरेस्ट लेकर ना पढ़ाए तो बच्चे सो जाएंगे क्लास के अंदर। बात समझ में आ रही है बात? तो 11th क्लास में यही होता था, बच्चे स्कूल के टीचर्स के बारे में, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये तो खैर सभी जानते हैं कि स्कूल के टीचर्स की स्थिति क्या होती है, 90% वो क्लास में सुलाई देते हैं। तो इस वजह से कोई भी 11th क्लास में इंडियन डेवलपमेंट नहीं पढ़ता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बड़ी समस्या हुई कि यार हमारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि इंडियन डेवलपमेंट में है क्या, इंडियन इकोनॉमी में हुआ क्या, क्या हमारे साथ हुआ था और क्या अब हो रहा है करंट सिचुएशन में। किसी को ये चीज समझ में नहीं आती थी, ना ही कोई करता था। तो इस वजह से हमारे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, हमारे सीबीएसई ने एक्शन लिया और उसके बाद क्या किया, कहा 12th क्लास में बच्चा जरूर पढ़ता है, तो माइक्रो जो कि 12th में थी उस माइक्रो को उठा के 11th में डाल दिया और जो इंडियन डेवलपमेंट 11th में थी वो 12th में आ गई। तो फिलहाल अगर मैं 11th के सिलेबस जो कि आप पढ़ के आ चुके हो उसमें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है और 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन डेवलपमेंट है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो मैं जो आपसे यहां डिस्कस करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाला हूं। इंडियन डेवलपमेंट मैंने जैसे कि पहले बताया थ्योरेटिकल पार्ट है और मैं बता दूं आपको, कई स्कूलों में संदीप गर्ग बुक लगाते हैं, कई स्कूलों में वीके ओरी लगाते हैं, कई स्कूल्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ाते हैं ये, और अलग अलग ऑथर्स और है मार्केट में, उन सभी की बुक्स लगा लगाकर बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कहूं आपसे संदीप गर्ग में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है या फिर कुछ चीजें छोड़ रखी हैं। वीके ओरी में जो आपका दूसरा एडिशन मैंने बताया उसमें कुछ चीजें छोड़ रखी हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे रखी हैं। और एनसीईआरटी में भैया सीधी सी बात है, एनसीईआरटी आपकी आधी अधूरी है। आज भी अगर आज की करंट सिचुएशन में अगर आप चेक करेंगे, आज 6 तारीख हो रही है, 6 मई, अगर आज की डेट में एनसीईआरटी की साइट पर आप अगर जाकर देखें तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे एनसीईआरटी पे कोई भी सिलेबस अपडेट नहीं है, जबकि एक बार इस पैटर्न पर एग्जाम हो चुका है। ये अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है ये एग्जाम इसी पैटर्न पर हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन डेवलपमेंट, लेकिन अभी तक कोई एनसीईआरटी में चेंज उन लोगों ने नहीं किया। अब भी अगर आप देखते हैं तो 12th क्लास में आपको मैक्रो और माइक्रो ही मिलेगी और 11th क्लास में आपको इंडियन डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स मिलेगी। तो एनसीईआरटी तो हमसे इतना पीछे है, लेकिन रिफ्रेशर्स हमारे अपडेटेड हैं, पर रिफ्रेशर्स में कुछ चीज छोड़ रखी है, कुछ चीज घुसा रखी है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो इस वजह से पिछले सेशन में बच्चों को काफी दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने पूरी तरीके से इस बार अपने नोट्स इंप्लीमेंट किए। मैंने संदीप गर्ग, एनसीईआरटी और वीके ओरी और बाकी फर्दर आपके जो रिफ्रेशर्स हैं, इसके साथ साथ आपके नेट से मैंने काफी सीबीएसई के साइट से जो भी नोटिफिकेशंस थी वो सभी कंसोलिडेट करके मैंने कुछ नोट्स तैयार किए अपने इंडियन डेवलपमेंट के भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी। तो मैं वही नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं और उन्हीं नोट्स के बेस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक बार आप उन नोट्स को पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे, तो उसके बाद चाहे आप संदीप गर्ग पढ़ लें, चाहे आप वीके ओरी पढ़ लें, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आप पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं, मैंने सब कुछ कवर किया है। ठीक है जी। तो मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूं इसकी हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है। ज्यादा कुछ तो नहीं अभी, लेकिन मैं इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बेस बता देता हूं कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब वाइड, वाइड मतलब काफी बड़ा, मतलब मैं पूरी इसकी बात कर रहा हूं, पूरे नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। जब मैं पूरे इंडिया की बात करूं, सभी लोगों की बात करूं, एक पूरे समुदाय की बात करूं, तब मैं मैक्रो की बात करूंगा। मैक्रो में बड़ी चीजें आती हैं, माइक्रो में छोटी चीजें आती हैं। आपने 11th क्लास में जो कि कुछ बच्चों ने अगर स्टडी करी हो तो उसमें आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा है, सप्लाई चैप्टर पढ़ा है, छोटे छोटे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़े हैं। वो क्या हुआ करते थे माय डियर, वो छोटी छोटी चीजें हैं। डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर, मैं कह रहा हूं रबड़ कंपनी की बात करें तो आप रबड़ कंपनी की ही बात करेंगे। आप इंडिया लेवल पर नहीं जा रहे,
पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल लेवल पर जाते हैं, मतलब मैं एक सिंपल सी बात करूं, आप इंडिया के लेवल पर जाते हैं। पहला चैप्टर हमारा इसमें थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन उसके बारे में थ्योरेटिकल चैप्टर में थोड़ी सी बाद में चर्चा करूंगा। मैं फिलहाल जो वीडियो यहां पर लेकर आया हूं, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूं कह रहा हूं, इसकी जान, इसका हर्ट एक चैप्टर है, मैं कह दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेशनल इनकम। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे मार्क्स में आता है, और ज्यादातर बच्चे जो बोलते हैं, जो बाकी टीचर्स से पढ़ के आते हैं कि जी नेशनल इनकम बहुत हार्ड है, ये चीज सभी के साथ लगती है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं लगती। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो स्टूडेंट्स मेरे यहां से पढ़ के गए हैं, उनका नेशनल इनकम इतना मजबूत होता है कि उसका एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है वो लोग। क्वेश्चन आया उसे फाड़ दिया, इतना टाइम नहीं लगाते वो। तो अगर आप लोगों को इस चीज में है, पहली बात तो आप मेरी वीडियोस सारी देखें, नेशनल इनकम आप खुद इसमें मजबूत हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आप में अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि नेशनल इनकम मैंने उनकी कैसी कराई। नेशनल इनकम मैं अपने आप कहता हूं कि हाँ, मेरे से अच्छी नेशनल इनकम कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसा मैं बोल सकता हूं। चलिए जी, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने नए चैप्टर से, जो हमारा नेशनल इनकम है। ठीक है जी, हाँ जी। नेशनल इनकम जो आपका चैप्टर है, इसको हम एनएनपी एट एफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी। इसकी फुल फॉर्म होते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बारे में ही पूरी चर्चा करनी है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इस एनएनपी एट एफसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एनएनपी एट नेशनल इनकम जो है आपकी, मैंने फर्दर अपने नोट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। पहला, बेसिक कंसेप्ट नेशनल इनकम। भैया आपको नहीं पता नेशनल इनकम में क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है, आपको नहीं पता नेशनल इनकम के बारे में, क्योंकि जो कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं। क्या आपने 11th में पढ़ा, या आपने 10th में पढ़ा, या 9th में पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा आपने। तो मैं अचानक आपको नेशनल इनकम के बारे में बताने लगूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो क्या होता है कि नेशनल इनकम में कुछ पहले बेसिक की चीजें पढ़ाई जाती हैं, कि भैया उसके कुछ चीजें, कुछ टर्म्स, जैसे मैं कहूं ड्यूरेबल गुड्स, वैसे पढ़ी हैं आपने चीजें, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स, क्या डिस्टिंग्विशन के बीच में, क्या मतलब है इन सब चीजों का, ये सब चीज आपको यहां बताई जा रही है। मैं एक चीज और बताना भूल गया था, एक्चुअली 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज भी आते हैं 20 नंबर के एग्जाम में, जो आपके 80 नंबर के ही होते हैं। 80 नंबर की जो आपके पेपर है, एग्जाम पेपर, उसमें 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, और बाकी फर्दर पेपर आपका 60 मार्क्स का आता है। तो जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं ना माय डियर, तो वो थ्योरी में से ही बनते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला चैप्टर तीसरा वाला है जो मैंने बताया, ये मेन चैप्टर है। ये मेन चैप्टर, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे एमसीक्यूज आपके यहीं से बनने वाले हैं। तो आपको इन दोनों चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, छोटी छोटी चीजें, जो कि मैं बेसिक पॉइंट्स की बात करूं तो मैंने पहले चैप्टर में डाला है। उसके बाद इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, मतलब नेशनल इनकम। मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर को जब हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत से और धीरे धीरे इसको पढ़ने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इट्स रिलेटेड एग्रीगेट के अंदर, मतलब नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स। आप नेशनल इनकम तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप कहीं भी रास्ते में खो जाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, आप कहीं कानपुर से, मान लीजिए आप कानपुर से मेरठ आ रहे हैं रोडवेज में, और आप रहने वाले हैं, जैसे कि मैं परतापुर का रहने वाला हूं, तो मान लीजिए मैं परतापुर में रह रहा हूं और मैं कानपुर से और रोडवेज तक आया, तो रोडवेज बस ने मुझे कहां तक छोड़ा? रोडवेज बस ने मुझे बेगम पुल छोड़ दिया। बेगम पुल के पास जो इनका वैशाली बस अड्डा है, वहां मुझे छोड़ दिया। इसी तरीके से नेशनल इनकम जो होती है, वो तो मेरा घर है परतापुर, वो तो मेरा घर है परतापुर, लेकिन रिलेटेड एग्रीगेट मतलब आप सब चीजों को जोड़ जाड़ के जो भी इनकम निकालते हैं, वो मतलब होता है कि आप कानपुर से चले, आपने रास्ते में कई सारे स्टेशंस कवर किए, और उन सभी को कवर करते हुए आप मेरठ आ गए। मेरठ आने के बाद उसको हमने कहा रिलेटेड एग्रीगेट। जैसे इनके कुछ नाम होते हैं, जीडीपी एट एमपी,
NDP at FC, NNP at MP एटसेट्रा। ऐसे कुछ नाम हैं, ये नाम मैं आपको समझाऊंगा क्या होते हैं ये। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये कुछ चीजें हैं। ऐसे और भी कई सारे नाम हैं। ये सब चीजें आपको इसमें बताया जाएगा कि आप जब कई सारी चीजों को जोड़ जाड़ के, कई जोड़ोगे कई माइनस करोगे, एंड में जिस इनकम पर निकलोगे वो इनकम आपकी नेशनल इनकम नहीं होती, वो आपकी इनकम इनमें से कोई एक इनकम कहलाती है। लेकिन आपसे कहा जाता है आपको निकालनी है नेशनल इनकम, तो उस इनकम में कुछ चीज जोड़ी जाएंगी, कुछ चीज माइनस की जाएंगी, तब आप कहां तक आने वाले हो, तब आप नेशनल इनकम तक आने वाले हो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मैं पूरे के पूरे नेशनल इनकम का ओवरव्यू दे रहा हूं। इस वक्त मैं नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर जरा सा भी नहीं घुसा हूं, बस मैं इस पूरे का पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है मैंने, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में लिया कि मैं कानपुर से आया और मेरे को बेगमपुर छोड़ दिया बस ने, वो तो हुआ ही है, मैं एग्जांपल में इसको ले लेता हूं जीडीपी एट एमपी। लेकिन मुझे आना कहां था, मुझे परतापुर आना था, मतलब मुझे जीडीपी से एनएनपी तक पहुंचना था। तो उसके लिए मैंने 3 व्हीलर लिया या मैंने किसी से लिफ्ट ली, तब जाके कहीं मैं अपने यहां पर अपने रेजिडेंट पर अपने परतापुर आ पाया। बात समझ में आती है? तो मैं आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपको ये चीज थोड़ी सी दिक्कत करी हो। मैं कह रहा हूं नेशनल इनकम का मतलब क्या है, थोड़ा सा इससे अलग हटके। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? तो हमसे कहा गया, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र की इनकम। पूरे राष्ट्र की इनकम कैसे होगी? एक बात बताएं जरा आप मुझे। राजू नाम का एक बंदा था, ये कौन था? शॉपकीपर। राजू नाम का एक बंदा था शॉपकीपर, और शुभम नाम का एक बंदा था कस्टमर। शुभम नाम का कौन था? कस्टमर। मैं आपसे एक बात कहूं जरा, और यहीं पर मैं बात कर लूं, मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं कह दूं यहां पर एक मैं कह दूं आपसे, कमल नाम का एक बंदा था। ये बंदा कौन था भैया? ये कमल नाम के बंदे को हम एज्यूम कर लें, कुछ अलग चीज एज्यूम करो इसकी। मैं कह दूं चलो ये एक टीचर था। ये कौन था? एक टीचर। राजू कौन है? शॉपकीपर। शुभम कौन है? कस्टमर, जो कि शॉपकीपर सामान खरीदने वाला है। कमल एक टीचर है और सुरेश एक स्टूडेंट है। मैं बिल्कुल देसी एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं। मैंने कहा राजू ने एक चीज बेची, चीज में आप कुछ भी एज्यूम कर लो भैया, ऐसे दिमाग में चीज नहीं आती। मान लो आटे का कट्टा खरीदा, एक आटे का कट्टा उसने 200 रुपए का, सॉरी बेका, राजू ने 200 रुपए का बेका। किसको बेका? राजू ने सेल किया शुभम को 200 रुपए का। तो ये रहा राजू और ये रहा शुभम। तो राजू ने तो इसको क्या दिया? आटे का कट्टा, और शुभम ने क्या किया? इसको 200 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो राजू की इनकम कितनी हुई जी? राजू की इनकम हो गई 200 रुपए। हो गई कि नहीं हो गई? मैं ही कमल की बात करूं, कमल एक टीचर था। कमल ने क्या किया? इस सुरेश को, सुरेश एक स्टूडेंट है, इसको पढ़ाया और कहा कि जी मेरी फीस ना 500 रुपए है। मेरी फीस क्या है जी? 500 रुपए है। तो ये रहा कमल हमारा और ये रहा सुरेश। कमल ने इसको अपनी सर्विस दी, अपनी क्या नॉलेज दी सुरेश को, और सुरेश ने क्या किया? बदले में क्या किया? 500 रुपए दे दिए। तो कमल की इनकम कितनी हुई? कमल की इनकम हुई है 500 रुपए। मैं मान लूं कि पूरे इंडिया में केवल यही दोनों और चारों बंदे हैं, यही चारों बंदे हैं पूरे इंडिया में। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं कि राजू, कमल, सुरेश और शुभम नाम के 4 बंदे ही पूरे इंडिया में थे। तो नेशनल इनकम से मैं कहूं जी, नेशनल इनकम के हिसाब से कितनी इनकम बैठती पूरे इंडिया की जी? मैंने कहा जी इनकम ना, शुभम ने तो खर्चा किया है, तो शुभम की तो कोई इनकम नहीं हुई। इनकम किसकी हुई है जी? राजू की हुई है।
तो राजू के कितने रुपए, 200 रुपए राजू के, और यहां कमल की कितनी इनकम हुई है, कमल के 500 रुपए। तो टोटल नेशनल इनकम कितनी बैठती है, 700 रुपए। ये हमारे 700 रुपए नेशनल इनकम है। बात समझ रहे हैं आप? बस यही करना है इसमें, पूरे के पूरे चैप्टर में यही करना, कुछ नहीं करना। दिमाग में बस ये मेंटेलिटी रख लेना। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि हमें इतने सारे मेथड पढ़ने हैं, ये करना है वो करना, कुछ भी नहीं है। जो मैंने अभी आपको इनकम लेकर दिखाई है ना, इससे एक मेथड खत्म हो गया। हमारे इस तीसरे चैप्टर के अंदर 3 मेथड होते हैं, एक तो वैल्यू एडिड मेथड, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड अभी आपका खत्म हुआ। वैल्यू एडिड मेथड में कुछ नहीं है, दोनों मेथड से, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से आसान है वैल्यू एडिड मेथड। वो थोड़ा बिजनेस से रिलेट करता है, वो जब मैं कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं यहां पर आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तो बहुत प्यार समझा सकता हूं, जो कि सबके सब कहते हैं बहुत हार्ड है, नहीं आते उसके आंसर, मेरे पास लेकर आओ। ऐसा हो ही नहीं सकता उसका आंसर ना 1 मिनट के अंदर उसका आंसर आएगा। मैं यहां पर आपको एक तरीके से और कह सकता हूं, मान लीजिए मैंने इनकम मेथड से निकाल डाला आपका आंसर, मैं कह दूं मैं एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकालना चाहता हूं। मैंने कहा कि जी मैं एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकालना चाहता हूं, तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है? जब एक बंदे की कोई इनकम होगी तो किसी ना किसी का तो वो खर्चा होगा। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा ही तो होता है। जब मैंने कहा यहां पर राजू की इनकम हुई 200 रुपए, क्योंकि शुभम ने राजू को पेमेंट किया, तो या तो राजू की इनकम ले लो, कमल की इनकम ले लो, तो वो तो हो गया इनकम मेथड, या फिर शुभम का खर्चा पकड़ लो और सुरेश का खर्चा पकड़ लो, वो क्या हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। जी शुभम का खर्चा कितना हुआ जी? एक्सपेंडिचर जो हुआ है ना शुभम का हुआ है 200 रुपए का। राजू का एक्सपेंडिचर, राजू का खर्चा क्या हुआ जी? उसका कोई खर्चा ही नहीं हुआ। अच्छा, कमल का खर्चा क्या हुआ जी? उसका भी कोई खर्चा नहीं हुआ। सुरेश का खर्चा हुआ है जी, लो सुरेश का भी खर्चा लिख दिया। सुरेश का कितना खर्चा हुआ? 500 रुपए। कितना आंसर आया? 700 रुपए आया कि नहीं आया? आप चाहे इनकम मेथड से आंसर निकालें, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें, चाहे वैल्यू एडिड मेथड से निकालें, सबका आंसर सेम आने वाला है। आंसर आपका सेम आएगा। तो सीधी सी बात है, इस चैप्टर से आसान पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से कोई चैप्टर नहीं है। सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है ये। और बाकी जो टीचर्स बोलते हैं कि हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, मानता हूं, जो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हार्ड है या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो भैया उन टीचर्स की मैं क्या कहूं, छोड़ो, उनकी बात मैं नहीं करता। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। मैं अगली क्लास में इससे शुरू करूंगा। आज की क्लास में मैंने कोई भी नेशनल इनकम का डिस्कशन आपसे नहीं किया, केवल नेशनल इनकम का एक ओवरव्यू दिया है मैंने पूरे तीनों चैप्टर्स का। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बेफिक्र रहें, हम अगली वीडियो से जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जब ये स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ाने के उद्देश्य से यहां बैठे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।